बर्तनों का बंटवारा। अरे अरे, ये क्या कर दिया भाभी आपने? इस कढ़ाई में घी क्यों निकाल रही हैं? अरे क्या हो गया? तो कढ़ाई तो है, घी तो निकालना ही पड़ेगा ना, इतना सारा मक्खन जो जमा हो गया है। अरे भाभी, ये कढ़ाई नई वाली है जो मेरे मौसा जी ने मुझे दी थी। ये खराब हो जाएगी। हाँ तो क्या हुआ, बर्तन तो खराब होने के लिए होते हैं, धुल जाएंगे और क्या। अरे भाभी, ये बहुत महंगी कढ़ाई है, आप समझ ही नहीं रही हैं। आप किसी और बर्तन में घी निकाल लीजिए ना, इसमें नहीं। क्यों, मेरे मायके से भी इतने सारे बर्तन आए, वो भी तो खराब होते ही है ना। मैं तो इसी कढ़ाई में घी निकालूंगी बस। भाभी, आप ये जानबूझकर कर रही हैं ना। आपको पता है कि मुझे ये सारे बर्तन मेरे मायके से मिले हैं, इसीलिए कर रही हैं ना आप। अरे सिर्फ तुम्हें ही नहीं, मुझे भी काफ़ी सारे बर्तन मिले हैं मायके से। ठीक है, मैं क्यों तुम्हारे बर्तनों को हाथ लगाने लगी। फिर क्यों ले रखी है ये कढ़ाई? छोड़ दीजिए ना। अरे क्या हुआ, क्यों सुबह सुबह बिल्लियों की तरह लड़ रही हो? माँ जी, भाभी से कहिए ना मेरी नई कढ़ाई में घी ना निकाले, ये कढ़ाई पूरी ख़राब हो जाएगी। अरे माँ जी समझाइए ना इसे कि बर्तन तो ख़राब होने के लिए होते हैं। आज ये कढ़ाई नहीं है, कल पुरानी हो जाएगी और क्या। अरे दिव्या बहू, छोड़ ना इसकी कढ़ाई को। वैसे भी हमारे पास कितनी सारी कढ़ाइयाँ हैं, तो उनमें से एक ले ले। नहीं, मैं तो इसी कढ़ाई में घी बनाऊंगी, आप चाहे कुछ भी कह ले। ये दिव्या अभी ना। अच्छा पिंकी बहू, तू भी छोड़ ना, कढ़ाई तो है, क्या फ़र्क पड़ता है। दिव्या भाभी, मैं आपको देख लूँगी। आपने मेरी कढ़ाई ख़राब की है ना, ठीक है, मैं अभी देखती हूँ। हे भगवान, इन दोनों को मेरे ही घर भेजना था क्या आपको? और कोई नहीं मिली थी? अब पता नहीं ये क्या करेगी। वैसे बर्तनों की महाभारत तो सदियों से हर घर में चलती आ रही है, और यही हाल है हमारी दिव्या और पिंकी का भी, जिन्हें लगता है कि उनके बर्तन ज़्यादा घिसने नहीं चाहिए। अब दिव्या ने तो उस नई कढ़ाई में घी निकाल लिया, लेकिन हमारी पिंकी भी किसी से कम नहीं है जनाब। आइए देखते हैं कि वो क्या करती है। पिंकी बहू, तुमने 5 गंवारी कन्याओं को बुला लिया? हाँ माँ जी, मैंने बुला लिया उनको। सब छोटी हैं काफ़ी। हाँ छोटी है तो अच्छा ही है, वो सब माता रानी का रूप है। हाँ माँ जी, और मैंने सबके लिए भोग भी बना दिया है। ये लो, आ गई छोटी कन्याएं। आओ आओ बच्चों, यहाँ बैठो। ये लीजिए माँ जी, थालियाँ। अरे, ये तो मेरे नए डिनर सेट की थालियाँ हैं। इनमें से एक भी टूटी तो पूरा सेट खराब हो जाएगा। क्या भाभी, आप भी, बर्तन तो खराब होने के लिए होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ और क्या, थालियाँ ही तो है। अरे माँ जी, इनमें से एक ने एक भी थाली तोड़ दी ना तो पूरा सेट खराब हो जाएगा। और ये थालियाँ चीनी की है, स्टील की नहीं है जो पटकने से टूटेंगी नहीं। लेकिन अब तो मैंने बच्चियों को खाना इसमें दे दिया है माँ जी। अब ऐसा अच्छा नहीं लगता ना कि उनसे थाली वापस ले लूँ। हाँ हाँ, माता रानी का पाप लगेगा अगर थाली वापस ले ली। अब चलेगा, थाली टूटी तो टूटी। छोटी छोटी बच्चियों के हाथों से दिव्या की महंगी क्रॉकरी की 1-2 थाली तो टूटी गई, लेकिन अब बच्चियों को तो कुछ कह नहीं सकते थे। लेकिन पिंकी ने अपना बदला ले लिया। दिव्या ने उसकी नई कढ़ाई ख़राब कर दी थी और पिंकी ने उसके क्रॉकरी सेट को ख़राब कर दिया। हिसाब बराबर है ना। लेकिन ऐसा नहीं था, ये तो बस जंग की शुरुआत थी। माँ जी, क्या हुआ? दिव्या भाभी दिखाई नहीं दे रही हैं। अरे आज मैंने सरसों के तेल में कच्ची केरी का अचार डाला है ना, तो बस उसी को छत पे सुखाने गई है। अच्छा ठीक है। वैसे कितना अचार डाला है माँ जी आपने इस बार? अरे इस बार तो वो बड़े से पतीले में डाला है, सोच रही थी इस बार जीजी को भी भेजूंगी थोड़ा सा। बड़ा सा पतीला, वो स्टील वाला जिसमें आगे फूल लगे हुए हैं? हाँ क्यों, क्या हुआ? अरे माँ जी, वो तो मेरा पसंदीदा पतीला है। मैं बस उसमें दूध के अलावा कुछ नहीं उबालती थी। आपने उसमें सरसों के तेल से अचार डाल दिया। अरे दिव्या बहू ने कहा कि इसमें अचार अच्छा बनेगा तो मैंने डाल दिया। अब पतीला ही तो है, क्या हो गया इसमें? वो सिर्फ पतीला नहीं है माँ जी, एक इमोशन है। क्या क्या बोल रही है? दिव्या भाभी, मैं आपको देख लूँगी। आपने मेरा फेवरेट पतीला ख़राब किया है ना, अब देखिए मैं क्या करती हूँ। अरे तुम दोनों बर्तनों के पीछे पागल हो गई हो क्या? बर्तन उपयोग करने के लिए होते हैं, रखने के लिए नहीं। आप नहीं समझेगी माँ जी। मैं तो तुम दोनों को समझ ही नहीं रही हूँ। बर्तन ना हो गए कोई राज्य हो गया जिससे तुम दोनों को ही जीतना है। अब ये जंग कहाँ रुकने वाली थी। एक बार दिव्या की तरफ से आता तो दूसरा बार पिंकी करती, जैसे इसका कोई तोड़ ही नहीं था। चलो सब लोग बिरयानी खा लो, आ जाओ। अरे वाह पिंकी बहू, आज तो तुमने बिरयानी बनाई है, क्या बात है। हाँ, आज कितने दिनों बाद कुछ अच्छा मिल रहा है खाने को। आइए आइए, खाइए सब लोग।
अरे वाह, हाँ आज तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या बन रहा है? अरे आज पिंकी बहू ने बिरयानी बनाई है। आजा आजा खाने बैठ जा। हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे तो बिरयानी बहुत पसंद है। आह! अरे क्या हो गया, मिर्ची लग गई क्या? माँ जी ये बॉल्स किससे निकाले? अरे अब क्या हुआ, इन बॉल में क्या दिक्कत हो गई? अरे माँ जी बिरयानी के मसालों के दाग इनमें से नहीं जाएंगे। ये बॉल सिर्फ आइसक्रीम और मलाई जैसी चीज़ें खाने के लिए हैं। ये हल्दी और मसाले के दाग इससे जाएंगे ही नहीं। अरे क्या फ़र्क पड़ता है, अब बॉल्स ही तो है। हाँ भाभी क्या फ़र्क पड़ता है? मुझे पता है, ये सब तुमने किया है ना जानबूझकर। ठीक वैसे ही जैसे आपने मेरा फेवरेट पतीला माँ जी को अचार बनाने के लिए दिया था। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं पिंकी। हाँ हाँ एक काम करो, एक दूसरे को जेल में ही डलवा दो, ठीक है? माँ जी अब देखिए ना इसने मेरे बॉल्स। बस अब बहुत हो गया, थक गई हूँ मैं रोज़ रोज़ के इस नाटक से। अब मैं एक फ़ैसला करती हूँ, आज से तुम दोनों अपने अपने बर्तन अलग अलग कर दो और अलग अलग ही खाना बनाओ अपने बर्तनों में, और फिर अपने बर्तनों को तुम दोनों चाटो या तोड़ो, तुम्हारी मर्जी। लो हो गया तुम दोनों के बर्तनों का बंटवारा, अब पड़ गया ना चैन दोनों को। इसके बाद अगर मैंने कोई शिकायत सुनी ना तो दोनों को एक एक थप्पड़ मारूंगी। कावेरी ने तंग आकर दोनों बहुओं के बर्तनों का बंटवारा कर दिया। अब दिव्या अपने बर्तनों में खाना बनाती और पिंकी अपने बर्तनों में, लेकिन इससे दोनों का काम भी बढ़ गया था और दोनों के बर्तन भी बढ़ गए थे। अरे ये क्या है भाभी, इतने सारे बर्तन? हाँ अब हम दोनों अलग अलग खाना बनाते हैं ना, तो इतने बर्तन तो निकलेंगे ही ना इमली। हाँ वो तो है। एक मिनट, इतने सारे बर्तन मैं नहीं धोएगी। हाँ मैं पहले ही बता देती है दोनों को। अरे ऐसा मत कर इमली, तुझे पता है ना यहाँ इस मोहल्ले में काम वाली मिलना कितना मुश्किल है। मैं बर्तन साफ़ करेगी तो दुगने पैसे भी लेगी, नहीं तो फिर आप देख लो। दुगने पैसे? अब दुगने बर्तन है तो पैसे भी तो दुगने लगेंगे ना। अच्छा ठीक है, हम दोनों दुगने पैसे दे देंगे। चल तू काम शुरू कर दे। पहले से ही आकाश खर्चे को लेकर गुस्सा कर रहे थे, अब तो और गुस्सा करेंगे। इमली ने तो दुगने पैसे मांग लिए, लेकिन सिर्फ काम वाली के ही पैसे दुगने नहीं हुए थे, और भी बहुत सारे खर्चे थे जो बढ़ गए थे बर्तनों के बंटवारे के बाद। अरे अभी तो राशन भरवाया था। अरे अब दो दो अलग अलग बर्तनों में खाना बनता है तो राशन भी जाएगा ना। तुम दोनों के बर्तनों के चक्कर में घर के खर्चे दुगने हो गए। अब मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए एक पैसा नहीं दूंगा, समझ लेना। ठीक है। क्या कितने लोग आ रहे हैं खाने पर? अरे कितनी बार पूछोगी, 7 का तो सही। अरे मैं अकेले कैसे बनाऊंगी इतना सब कुछ? अरे अब तुमने बर्तनों का बंटवारा कर दिया है, नहीं तो भाभी मदद कर देती तुम्हारी। अब तुम देख लो, मैं कुछ नहीं जानता। दिव्या और पिंकी को अब बर्तन तो मिल गए थे, लेकिन उनका सुकून छीन गया था। दोनों ना तो पैसे बचा पा रही थी और ना ही उन दोनों का काम ख़त्म हो पा रहा था। अरे क्या हुआ पिंकी बहू, ये नई क्रॉकरी को साफ़ नहीं किया? अरे माँ जी भाड़ में जाई नई क्रॉकरी, मुझे नहीं करनी साफ़। भाभी के साथ थी तो कब काम ख़त्म हो जाता था पता भी नहीं लगता था। अब तो मैं फ्री नहीं हो पाती हूँ। हाँ मेरा भी यही हाल है माँ जी, राशन तो ऐसे ख़त्म हो रहा है जैसे बुढ़ापे में काले बाल सफ़ेद होने लगता है। कोई बात नहीं, तुम दोनों के पास बर्तन तो है ना अपने अपने? नहीं माँ जी, हमें समझ में आ गया है कि हम क्या गलती कर रहे थे। पिंकी ये ले, तुझ पे तो मैंने अपना ये नया वाला वाइट कलर का कप सेट भी पार दिया, प्लीज़ आजा वापस। भाभी मैंने भी अपने सारे पतीले छोटे बड़े मीडियम साइज़ सब आपको दे दिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। और दोनों गले लग जाती हैं। पता नहीं क्यों दोनों इतना ड्रामा करती है, लड़ती भी ड्रामा करके है और मिलन में भी ड्रामा। चलो जाने दो, हमें क्या। रजत अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था और रजत ने अपने पिता का पूरा बिजनेस संभाल रखा था। ऐसे ही एक दिन रजत अपने ऑफिस जा रहा था और अचानक ही रोड पर रेड लाइट होने की वजह से रजत अपनी कार को रोक लेता है। तभी वहां पर कुछ किन्नर रजत की कार का शीशा खटखटाते हुए कहते हैं, दरवाजा खोल रहे, कुछ नग दे दे रहे। नहीं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, आप सब यहाँ से जाइए। देख लड़के, तू हम लोगों को नेक दिखा तो तेरी बरकत होगी। भगवान ने मुझे अच्छी खासी बरकत दे रखी है अम्मा, इसलिए आप यहाँ से जाइए और किसी और से मांग लीजिए। इस तरह सभी किन्नरें वहां से चलकर आगे की तरफ जाने लगती हैं।
तभी रजत की कार का शीशा एक और किन्नर खटखटाती है। अब रजत अपनी कार के शीशे को नीचे करता है, जहां पर वो एक सुंदर सी लड़की को देखता है। वो उसे देखकर उसकी सुंदरता में मदहोश हो जाता है। वो उसे कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो सुंदर सी लड़की उससे कहती है, कुछ पैसे दे दीजिए साहब। अगर आपने हम लोगों को पैसे दे दिए तो आप हमेशा अपने जीवन में खुशहाल रहेंगे। इतनी सुंदर लड़की है और ये मुझसे किन्नरों की तरह पैसे क्यों मांग रही है? कहीं ये... हाँ हाँ ठीक है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि तुम इतनी सुंदर हो और पढ़ी लिखी भी लग रही हो, तुम इन किन्नरों के साथ नेक क्यों मांग रही हो? और तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम काजल है। काजल अपने बारे में उसे कुछ और बता पाती कि तभी काजल की हम उम्र नीलम नाम की किन्नर रजत से कहती है, साहब अब किन्नर किन्नरों के साथ मिलकर पैसे नहीं मांगेगी तो क्या सड़क पर रहकर भीख मांगेगी? और हाँ, अगर आपको नेक देना है तो दे दो, नहीं तो जाओ यहाँ से। रजत ये सब सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है। यूं कहे कि उसे एक झटका लग जाता है। वो उस समय कुछ नहीं बोल पाता और चुपचाप अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर काजल को दे देता है और वहाँ से अपनी कार को चलाकर अपने ऑफिस पहुँचता है। वहीं दूसरी तरफ किन्नर समाज की सभी किन्नरें काजल से कहती है, क्या बात है काजल बेटा, उस लड़के से हमने पैसे मांगे तो उसने 1 रुपया भी नहीं दिया और तेरे बोलते ही उसने तुझे पैसे पकड़ा दिए। वाह जी वाह। अरे भला पैसे देता भी क्यों नहीं? हमारी काजल है ही इतनी सुंदर, उसे देखकर कोई उसे बोल ही नहीं सकता कि वो एक किन्नर है, किन्नर। इस तरह सभी किन्नर खुश होकर अपने किन्नर समाज में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ रजत के ख्यालों में तो काजल ही थी। रजत हर समय काजल के बारे में सोच रहा था। उसके सामने काजल का भोला और मासूम चेहरा आ रहा था। अब शाम के समय एक बार फिर रजत घर जाते वक्त उसी रेड लाइट पर खड़ा हो जाता है, लेकिन उसे काजल दोबारा नहीं दिखती। इस तरह अगली सुबह रजत उसी रेड लाइट से होकर गुजर रहा था। तभी एक बार फिर से रेड लाइट होती है और रेड लाइट होने की वजह से रजत अपनी कार रोक लेता है, जहां उसे एक बार फिर काजल दिखाई देती है। इस बार भी काजल उसके पास आती है और उससे पैसे लेकर चली जाती है। काजल की मासूमियत वाली शक्ल देखकर रजत उसके ऊपर फिदा हो जाता है और खुद से कहता है, वो लड़की किन्नर है। उसकी मासूमियत और चेहरा देखकर लग ही नहीं रहा कि वो किन्नर है। अरे भला इतनी सुंदर लड़की किन्नर कैसे हो सकती है? रजत बेटा, इस काजल लड़की से तो बात करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो काजल तेरे दिल पर अपनी छाप छोड़ गई है। अब क्या था, रजत आए दिन सुबह के समय काजल से मिला करता। एक दिन ऐसे ही वो काजल को कुछ पैसे देकर अपनी कार को साइड लगा लेता है और पैदल काजल का पीछा करने लगता है, जहां वो मौका देखकर काजल का हाथ पकड़कर पेड़ के पीछे ले जाता है और उससे कहता है, काजल, मैंने जब से तुम्हें देखा है मैं तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारे भोलेपन का फ़ैन हो चुका हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ काजल। साहब जी आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं एक किन्नर हूँ और आप एक इंसान। भला एक इंसान किन्नर से शादी कैसे कर सकता है? आपकी दुनिया हम किन्नरों को कभी नहीं अपनाएगी। पहली बात कि मैं साहब नहीं हूँ, मेरा नाम रजत है, इसलिए तुम मुझे रजत कह के बुलाओगी तो अच्छा लगेगा। दूसरी बात ये कि मैं पूरी दुनिया से तुम्हारे लिए लड़ जाऊंगा, बस तुम मेरा साथ दो। कहीं ना कहीं काजल भी रजत को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो रजत को हाँ कर देती है। उसकी हाँ सुनने के बाद रजत की खुशी का ठिकाना नहीं होता और रजत सीधा अपने माँ बाबा के पास जाता है और अपने माँ बाप से काजल के बारे में बात करता है। जब उसके माँ बाप को ये पता चलता है कि काजल एक नॉर्मल लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर है, तो उसकी माँ उसे अपनाने से मना कर देती है। अपने माँ बाप का ये रवैया देखकर रजत कहता है, मम्मी पापा, अगर आप लोगों ने मेरी शादी काजल से नहीं करवाई तो मैं फांसी लगाकर या जहर खाकर मर जाऊंगा। रजत की ये बात सुनकर रजत के माँ बाप अपने बच्चे के आगे घुटने टेक देते हैं और वो रजत की शादी करवाने के लिए हाँ कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ काजल किन्नर समाज में अपनी गुरु माँ से कहती है, गुरु माँ, मैं रजत से प्यार करती हूँ और रजत अपनी फैमिली को यहाँ लेकर आते ही होंगे। मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ गुरु माँ, बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बेटा काजल, हम किन्नर हैं और किन्नरों को उनका समाज कभी नहीं अपनाएगा। तू देखना, रजत भी तुझे एक दिन ठुकरा देगा। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं गुरु माँ, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। अगर तुझे एक इंसान से शादी करनी है तो तुझे किन्नर समाज को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। बोल, मंजूर है क्या तुझे?
काजल रजत से बेहद प्यार करती थी, इसलिए वो अपनी गुरु माँ की बात मान जाती है और अपने किन्नर समाज को छोड़ देती है। इस तरह काजल और रजत की एक दूसरे से शादी हो जाती है। शादी के बाद काजल अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है, लेकिन रजत के माता पिता को काजल बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लड़की नहीं बल्कि एक किन्नर थी, इसलिए वो उसको अपनाना नहीं चाहते थे। ऐसे ही एक दिन रजत को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है और कुछ दिन तक रजत घर नहीं आता। ये देखकर रजत की माँ रजत के पिता से कहती है, अजी मैं तो इसको अपनी बहू कभी भी नहीं अपना पाऊंगी। मेरा तो इसके हाथ का पानी भी पीने का मन नहीं करता। अपने बेटे की वजह से ना चाहते हुए भी इसके हाथ का खाना खाना पड़ रहा है। तुम सही बोल रही हो भाग्यवान। मेरा तो मन करता है इस घर को मैं छोड़कर चला जाऊं या इस किन्नर को इस दुनिया से ही उठा दूं। वैसे आइडिया बुरा नहीं है जी। हमारा रजत काम से बाहर गया है और इसके किन्नर समाज में इसे ढूंढने वाला कोई होगा भी नहीं, और जब हमारा बेटा आएगा तो हम बोल देंगे, न जाने तेरी लुगाई कहाँ चली गई। इस तरह हमारा बेटा इसके चंगुल से मुक्त भी हो जाएगा और हमें भी इससे मुक्ति मिल जाएगी। रजत के माता पिता काजल को मारने की पूरी प्लानिंग करते हैं और अब रात के 10 बज रहे थे। काजल अपने कमरे में बैठकर खाना खा रही होती है, तभी वहां पर उसके सास ससुर जाते हैं और उसकी सास काजल से कहती है, बड़े ही आराम से खाना ठूस रही है तू। कोई बात नहीं, अब तेरे खाने का समय खत्म हो चुका है, क्योंकि तेरे दिन पूरे हो चुके हैं। तूने हमारे नाक में दम कर रखा है। जब से तू मेरे घर में आई है, मेरे घर की सुख शांति चैन सब भंग हो गया। मेरे घर की बहू एक किन्नर कैसे हो सकती है? मैं किन्नर बहू को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। काजल कुछ बोल पाती उससे पहले काजल की सास और काजल का ससुर दोनों ही काजल का गला रस्सी से दबाने लगते हैं। तभी अचानक वहां पर रजत आ जाता है। ये सब देखकर वो अपनी पत्नी काजल को अपने माँ बाप के चंगुल से छुड़वाते हुए चिल्लाकर कहता है, बहुत हो गया। अरे अब दोनों ने तो हद ही पार कर दी। आप लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरे आपको मेरी पत्नी को नहीं अपनाना था तो आप मुझे पहले बता देती। मैं अपनी पत्नी के साथ कहीं और रह लेता, पर आपके घर में कदम ना रखता। लेकिन अब बस बहुत हुआ। मैं अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और आप अपने घर में शांति सुख को बनाए रखें, लेकिन अपने बेटे के बिना। रजत बेटा, हमें माफ कर दे। हम तेरी पत्नी को अपना लेंगे, लेकिन तू हमें छोड़कर मत जा बेटा। हम दोनों बूढ़े बूढ़िया किन्नर बहू को नहीं अपना सकते थे, इसलिए हमने इसको मारना चाहा। क्यों माँ, मैं सही बोल रहा हूँ ना? माँ वो भले ही किन्नर है, लेकिन इंसान वो भी है। दुख उसे भी होता है, दिल उसके पास भी है, दर्द उसे भी होता है। नहीं माँ, अब मैं अपनी पत्नी को और दुख दर्द नहीं झेलते देख सकता। अब क्या था, रजत अपनी पत्नी का हाथ थामता है और उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। वहीं उसके माँ बाप को अपने किए पर पछतावा होता है, लेकिन कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई।